अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन, ये है इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। मंगल का आगाज हुआ चाहता है। मंगल से मुराद ये कि दिन का वीक का दूसरा दिन और थोड़ा सा मुश्किल दिन मुझे लगता है, चूंकि मंडे के तो आप ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं, 2 दिन का रेस्ट भी मिला होता है, लेकिन ट्यूसडे थोड़ा सा तंग करता है। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी अच्छी मुस्कुराहट से शुरू हुआ है और किसी अच्छी बात से शुरू हुआ है, हम आपको वेलकम करते हैं। और अगर नहीं शुरू हुआ तो हम है ना अच्छी बात से शुरू करने, अच्छी बात से शुरू से पहले थोड़ी सी बुरी बात बता देते हैं। वो बुरी बात ये थी कि आज जब मैं सुबह आ रही थी तो अक्सर वैसे ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, बहुत दफ़ा प्रैक्टिस होती है और मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि मैं ये हरकत नहीं करती हूँ। मैंने बहुत पहले हरकत करना छोड़ दी। हरकत बताएं फिर मैं कंफर्म करूंगा कि हरकत ये थी कि मैंने एक खातून को देखा और वो गाड़ी चला रही थी। कुछ देर में उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और उठा के अपनी गाड़ी का जो कूड़ा है हमारे रोड पे फेंक दिया। सो दिस इज रियली बैड। मेरे ख्याल से हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, दो कि हम सब कहीं ना कहीं हरकत कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने इस चीज़ को सुधार लें तो ये बहुत बेहतर बात है। जब आप रोड पे जा रहे हो, स्पेशली जब आप मेन शाहराहों पे जा रहे हो, तो आप इस तरह की हरकत करने से गुरेज करें। एक शॉपिंग बैग गाड़ी में रखें, अपना कूड़ा उसमें डालें, कहीं घर पे जाएं, कहीं आपको डस्टबिन नजर आए उतर के उसको फेंक दें। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, अगर ऐसी हरकत आप अपने बच्चों के सामने करते हैं, आपके साथ बच्चे हैं, तो ओब्वियसली आप उनको भी ये लेसन देते हैं कि बेटा हम तो गंद कर ही रहे हैं, पाकिस्तान को गंदा कर ही रहे हैं, आप भी करें। तो प्लीज़ बच्चों के सामने बिलखुसूस और वैसे भी बिलउमूम अपनी एक जिम्मेदारी निभाते हुए आपको बिल्कुल इस चीज़ का एहसास, आपको नहीं कहना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ हमें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए, क्योंकि हम सब इस माशरे का हिस्सा हैं, हम सब उन्हीं हरकतों का हिस्सा है, हाँ, जिसमें हम बात करते हैं। दूसरों पे नहीं डाला जा सकता। और यस, गाड़ी में शॉपर रखा जा सकता है। गाड़ी की जो नॉर्मली फ्रंट सीट्स होती हैं, उसकी बैक पे पॉकेट्स मौजूद होती हैं, हर गाड़ी के सीट कवर्स के अंदर डाला जा सकता है। इमरान, वैसे तो आप जगह जगह पे अगर आप एरियाज में ट्रेवल करें, कहीं आपको डस्टबिन नजर आ सकती है, आप अपने थोड़े देर रख लें गाड़ी के, उसको जाते हुए फेंक दें, तो इट्स वेरी इजी। अच्छा, वैसे अब इसमें एक और पॉइंट भी निकलता है, जो शहरों की हुकूमतें हैं ना, जैसे अब इस्लामाबाद में सीडीए है तो वहाँ पे आपको डस्टबिन मिल जाएंगे, लाहौर के कुछ इलाके जो पोश इलाके हैं वहाँ पे डस्टबिन आपको मिल जाएंगे, लेकिन बाकी जो शहरी हुकूमतें हैं वो ये जहमत नहीं करती कि हर जगह डस्टबिन लगा दें। बहुत सी जगहों पे जरूरत भी होती है, अगरचे के बहुत ज्यादा लोग डस्टबिन से बाहर भी कूड़ा फेंकते हैं। डस्टबिन होता है लेकिन कूड़ा बाहर पड़ा होता है, डस्टबिन पड़ी हुई, और जहाँ पे दीवार पे पहले बड़ा बड़ा लिखा होता है ना, यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, सबसे ज्यादा कूड़ा उस दीवार पे। लेकिन मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कुछ जगहों पे, और कुछ जगह तो ऐसी भी है, जैसे इस्लामाबाद की हमने एग्जांपल दी, तो कुछ दिन पहले आपको याद है ट्रेल की एक पिक्चर आई थी, जब हाई कमिश्नर ब्रिटेन वहाँ पे गए थे और उन्होंने वहाँ पे सफाई की थी और साथ एक पिक्चर भी लगाई थी कि जगहों को हम, ट्रेल्स जैसी जगहों को, पहाड़ों को हम गंदा कर देते हैं। तो खास तौर पे हमारा मैसेज आज सड़क के हवाले से और रोड्स के हवाले से, जो कार से बाहर आप, एक और मैसेज दिया। अभी हम आपको एक पिक्चर भी दिखाएंगे। वो पिक्चर कुछ इस तरह से है कि आपने देखा है कि रोड के आगे एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है और उसमें लेन बनी होती है, जो बेचारे पैदल चलने वालों के लिए होता है, और अपनी जो गाड़ी है हम नॉर्मली उस ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही खड़ी करते हैं, और फिर जब वो पैदल गुजरने वाला कहीं आगे से गुजर जाए तो हम उसको हॉर्न मारते हैं या डिपर मारते हैं कि आप आगे से क्यों गुजरे, क्योंकि हम एक्चुअली उसकी जगह पे खड़े होते हैं और अपनी लेन में खड़े होना। कुछ लोगों को देखा मैंने इमरान, वो 2 लेन्स के दरमियान ऐसे लगता है ना खवातीन ने गाड़ियां पार्क की हुई। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। ये दिस इज वेरी ये बहुत आपने बाय स्टेटमेंट दिया। अच्छा, माफी दे दीजिए, इसीलिए मैंने पहले मैं ड्राइव करती हूं, मैं कोशिश करती हूं कि जो अगर कोई रोड क्रॉस भी करा, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ ओवरहेड ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोगों ने पैदल चलने वालों को बिल्कुल बेचारों को खुडे लाइन लगाया होता है, हमें नहीं पता कि उन्हें रोड कैसे क्रॉस करनी है, मेन रोड वो कितनी मुश्किल से क्रॉस करते हैं। तो अगर आप किसी को चलता हुआ देख रहे हैं तो प्लीज गाड़ी तेज करने की बजाय गाड़ी को स्लो कर लें। पहला है जो पैदल चल रहा है, जो साइकिल पे जा रहा है, उसका पहला हक है रोड के ऊपर, और अपनी बर्तरी, अपनी गाड़ी पहले गुजार के नहीं, उसको रोक के इज्जत दे के साबित करें, तो इससे ज्यादा अच्छा होगा, आपका दिन ज्यादा अच्छा गुजरेगा। और हमने बहुत सुबह विजडम टॉक अच्छी बात है, हाँ, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपके साथ हम रोज की बुनियाद पर कुछ शेयर करते हैं। पिक्चर अभी बाकी है, आपको बताएंगे भी हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाया, शुरा से खिताब करते हुए कहा कि बजट बासानी पास होगा, जब इस्लाहात लाते हैं तो माफिया रुकावट डालता है। जौहर टाउन धमाका, दहशतगर्दी का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया, धमाके में मुल्क दुश्मन एजेंसियां मुलव्वस निकली। कोरोना कंट्रोल में इंडोर डाइनिंग, इंडोर तकरीबात, इंडोर जिम के दरवाजे खुल गए, कारोबारी मराकज के औकात भी रात 10 बजे तक कर दिए गए। सिंध असेंबली में शोर शराबे के बाद एक और तमाशा, सिंध असेंबली में ओपोजिशन चारपाई और बिस्तर ले आई। और सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी बताएंगी महाराजा रंजीत सिंह की समाधि के बारे में।
असेंबली का ड्रामा है ना, इस पे तो प्रॉपर एक सेगमेंट होगा आज, मैंने देखना है भाई। सिंध असेंबली के ऊपर प्रॉपर एक ड्रामा हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, हम पूरी फिल्म भी बना सकते हैं। क्योंकि अब तो ऐसे लगता है सारी असेंबलीज ही हमारी, बलूचिस्तान एक बच गई थी उसमें भी माशाल्लाह, उसमें भी माशाल्लाह, अच्छा खासा, सुभान अल्लाह। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि आज की बड़ी खबर। सबसे पहले मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में बात कर लेते हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में आपको याद है कुछ दिन पहले एक धमाका हुआ था अफसोसनाक। इस धमाके से मुतालिक सिक्योरिटी इदारे ये कहते हैं कि उन्हें बड़ी कामयाबी मिल गई है और 4 ही दिन में धमाके में मुलव्वस पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है। धमाके में भारतीय और अफगान एजेंसीज के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वज़ीर क़ानून राजा बिशारत और IG पंजाब इनाम गनी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताएं तो इंकशाफ किया कि जौहर टाउन धमाके में मुल्क दुश्मन एजेंसियां बराह रास्त मुलव्वस हैं और दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले गैर मुल्की किरदारों का भी पता लगा लिया गया है। IG पंजाब इनाम गनी साहब ने बताया कि मुल्क दुश्मन एजेंसीज पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल काम कर रही हैं। ये एजेंसीज मिडिल ईस्ट से एजेंट्स हायर करती हैं और पैसों के एवज उन्हें पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। धमाके का बुनियादी मकसद फेटिव इजलास के मौके पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश था। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने भी इंकशाफ किया कि कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक बहुत बड़ा और खतरनाक नेटवर्क पकड़ा है जो मुल्क को गैर मुस्तहकम और बड़े शहरों में दहशतगर्दी करना चाहता है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम अफगानिस्तान की बात भी करना जरूरी समझते हैं। कल भी हमने इस पे वजीर खारजा का मौक़िफ़ लिया था। सूरत हाल अफगान क़यादत के कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। कल भी हमने कहा था ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो रही है। भारत अपना असर और रसूख बढ़ाने की मुसलसल कोशिशें कर रहा है। हमें मालूम है कि भारत ने बहुत फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखी हैं, दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। भारत ने जो ताज़ा तरीन खबरें उनके मुताबिक अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पहले भी होती रही है, अब भी भारत भरपूर जोर लगा रहा है और सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इजाफा हो गया है जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। इसी सूरत हाल से निपटने के लिए स्पीकर नेशनल असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 1 जुलाई को तलब कर लिया है। आला अस्करी और सिविल हुकाम अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग भी देंगे। बिल्कुल, इजलास में बात कीजिए तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत तमाम पार्लिमानी लीडर्स को शिरकत की दावत दी गई है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI भी उनकी शिरकत भी मुतवक्के है। आलमी दबाव की साथ साथ अगर हम बात करें तो फेटफ को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान को 27 में से 26 निकात पर मुकम्मल अमल दरामद करने के बावजूद भी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड टीम खालिद लोधी साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। इस वक्त सबसे पहले जो हमने अपने इंट्रो में बात की वो हमने जौहर टाउन धमाके के हवाले से बात की। कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कहा गया कि इसमें जो मुख्तलिफ गैर मुल्की जो तंजीमें हैं वो इसमें इनका इन्फ्लुएंस है और वो इसमें शरीक है और बराह रास्त उनका ताल्लुक बताया गया है। अब क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, आपने चूंकि काफी कवर कर लिया है तो लिहाजा इसको तो मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक दो बातें मैं ऐसी कहना चाहूंगा जो कि जिस पे गौर करना चाहिए नाज़रीन को, हम सबको। देखिए, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और जिसमें सबसे आगे साथ ISI है, इनका मुकाबला किन इंटेलिजेंस एजेंसी से है? जो दुनिया की टॉप की एजेंसीज हैं, CIA, मोसाद, रॉ, NDS जो अफगानिस्तान की है, ये चारों मिलकर हमलावर हैं अगर देखा जाए तो। और उस पर तुर्रा इम्तियाज ये कि हमारे अपने बहन भाई कुछ हमलावर है ISI के ऊपर, किसी को पत्थर लग जाए तो उन्होंने मारा, कोई काली शीशों वाली गाड़ी आ गई तो ISI आ गई, किसी के लड़की के भाइयों ने मारा तो ISI ने मारा। तो ये हमें जरा ध्यान रखना चाहिए कि दुश्मन तो ये कोशिश कर ही रहा है कि किसी तरीके से हमें नीचा दिखाए, और लेकिन किस पाबंदी से जो हम मुकाबला कर रहे हैं उसको हमें एक तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, दूसरा हमें अपने आप को मजबूत अंदरूनी तौर पे मजबूत करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह का बहुत शुक्र है, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो धमाका हुआ और वो अफसोसनाक था, उसमें नुकसान भी हुआ, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई को इतनी जल्दी पकड़ लेना मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक हुनरमंदी की बात है और हमें अपने जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया उनको शाबाश देनी चाहिए और आइंदा दुआ करनी चाहिए कि हम ऐसे हमलों से बचे भी रहें और मुंह की खानी पड़े दुश्मन को। तो ये जरा मेरा ख्याल था कि ये पॉइंट मैं ये एंगल जरूर सामने लेकर आऊं कि कम से कम जो हमारे अपने लोग हैं
वो तो माफ कर दें ताकि ये लोग अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएं। अच्छा, एक तो ये कि हमें मालूम है काफ़ी हद तक, अल्लाह ना करे लेकिन ऐसी सूरत हाल बन सकती है। आपने भी हमारे तकरीबन पिछले हफ्ते के एक प्रोग्राम में अपना तजिया दिया था कि इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है लेकिन उतनी खतरनाक नहीं होगी। लेकिन ये इसको एक ट्रेलर कहा जा सकता है पाकिस्तान के अंदर जो आने वाला वक्त है, और खुदा न खास्ता लोग डरना शुरू हो गए हैं जनरल साहब कि कहीं हम पुरानी सिचुएशन में ना चले जाएं, लेट 20s वाली में। बहुत मतलब मुश्किल हमें लग रहा है इसको देखना। तो आपको नहीं लगता कि हमें इनिशियली कुछ ऐसे स्टेप्स अब ले लेने चाहिए या लेने होंगे, और तो कुछ तफवीज़ कर पाएं तो भी बेहतर है, जिससे हम कम से कम थोड़ा प्रीएम्प्ट कर सकें ऐसे वाक़यात? जी, मेरा ख्याल है वो कर भी रहे होंगे और ये ज़रूरी भी है। लेकिन जैसे पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ये एक बहुत छोटा सा पीरियड है, क्योंकि जब कोई ऐसी वहाँ पर सेटअप आ जाएगा अफगानिस्तान में जिसकी एक रिट होगी अपने पूरे इलाके के ऊपर, तब ये वाकयात नहीं हो पाएंगे। इस वक्त तो ये है कि एक तो हमारे ऊपर दबाव की कैफियत है, ये उस दबाव का नतीजा है। आप ये समझिए ये उसका शासन है, और भी दबाव है। पिछली दफा भी हमने उसका जिक्र किया था, जब आप FATF की बात करेंगे उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये है कि हमें ज्यादा मुस्तैद रहने की जरूरत है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितना ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत खून खराबा होगा और ये होगा, और ये सारा बयानिया अमेरिका का बयानिया है। वो ये चाहते हैं कि हम सब ये राग लापें कि जी आप जब यहाँ थे तो बहुत अच्छा था, आप जा रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। हालांकि उनके यहाँ रहने से प्रॉब्लम था, उनके जाने से हालात ठीक होंगे इंशाल्लाह। ठीक होगा। अच्छा जनरल साहब, जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की सूरत हाल की दिन ब दिन खराब हो रही है, वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी कहा कि इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे आएगा, और साथ साथ अगर हम भारत की भी बात करें, वो भी इस सिचुएशन से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो सरहद पार के जो हमारे जो कह लें इस तरह की जो हैसल है या मेस है, उसके साथ अगर पाकिस्तान पे आते हैं तो हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी? जी, पहले तो ये जो जुमला है कि दिन ब दिन सूरत हाल खराब हो रही है, जरा इसका तज्जिया कर लें। देखें, जब एक काबिज फौज, और इतनी बड़ी काबिज फौज, सुपर ताकत की, वो जब एक जगह से जाती है तो साफ जाहिर है कि वो जगह तो मलिया मेट हो जाती है। तो वो ऑलरेडी जो अफगानिस्तान है वो इस वक्त मलिया मेट है। अब वहां पर जब हम कहते हैं कि सूरत हाल खराब हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि कोई आपको क्या लगा कि सूरत हाल जिससे आपने अंदाजा लगाया कि खराब हो रही है? बात यह है कि अशरफ गनी पिट्ठू था, पिट्ठू है, हुकूमत को खतरा है, तो ये कहना कि सूरत हाल खराब हो रही है मेरे ख्याल में कोई साहिब बात नहीं है। बात ये है कि आपने देखा तालिबान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उन्होंने तकरीबन 100 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्जा कर लिया है। लेकिन आपने ये देखा है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उन्होंने बगैर जंग के कब्जा किया है, गुफ्तगू शनीद से लोग हथियार डाले हैं, लोगों ने गले मिले हैं वो। और जनरल साहब ये भी कहा जाता है कि तालिबान मोटरसाइकिल पे जाते हैं और बख्तरबंद पे कब्जा कर लेते हैं, ये सूरत हाल है। तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, सूरत हाल खराब नहीं होती जा रही, सूरत हाल बेहतर होती जा रही है। और ये कुछ टाइम तो साफ जरा लगेगा, क्योंकि एक जब गन मचा कर कोई गया तो उसको साफ करने में टाइम तो लगेगा, थोड़ा बहुत मुठभेड़ हो भी सकती है। नहीं जनरल साहब, ये नुक्ता हमें समझाइए, ये नुक्ता हमें समझाइए कि तालिबान जोरे बाजू से जगहों पे कब्जा कर रहे हैं। 403 में से कल की खबर थी, आज मैं नहीं देख सका कि ताज़ा तरीन क्या है। कुछ 69 डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से कल था कि हो गया है, और इसी तरीके से कहीं गुफ्तशुनीद से, कहीं ज़बरदस्ती, और कहीं बिल्कुल 2-4 लोग जाते हैं कंट्रोल ले लेते हैं। तो जब इस तरह से कब्जा हो रहा है, अवाम की ताकत उनके पास नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सूरत हाल ठीक हो रही है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी ऑलरेडी कह चुके हैं कि इससे ब्लड शेड होगा। जब अवाम का मैंडेट नहीं है और जोरे बाजू से वो आ रहे हैं, तो ये जनरल साहब कैसे हम इसको कह सकते हैं कि ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और आप जरा मेरा जवाब सुन लीजिए। आप ये बताइए कि अगर एक सुपर पावर अमेरिका, उसके सारे हलीफ नेटो, और जो यहाँ की फौज थी अफगानिस्तान की, ये मिलकर उनके साथ जब लड़ रहे थे, तो आपका क्या ख्याल है कि वो अवाम के बगैर उनका मुकाबला कर रहे थे? अरे भाई, गुरीला वॉर तो चल ही नहीं सकती अगर अवाम की ताईद हासिल ना हो। वो तो फिर ऐसे होता है जैसे मछली पानी के बाहर हो। अगर अफगान तालिबान ने कामयाबियां हासिल की हैं, तो आपको अगर गुरीला वॉरफेयर की चीजें जरूर मालूम होंगी। वो मुमकिन ही नहीं है कि अवाम के ताईद के बगैर। अलबत्ता ये है कि जो मीडिया है वो चूंकि सिर्फ काबुल और गिरदनवाह में है, वो आपको ऐसी पिक्चर पेश करता है जो कि काबुल की पिक्चर है। काबुल इज नॉट अफगानिस्तान, मतलब काबुल ओनली इज नॉट अफगानिस्तान। तो बात यह कि आप जब खुद कह रहे हैं कि, और वो भी 60 से मेरे ख्याल 100 के करीब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन पे वो कब्जा कर चुके हैं, और वो कब्जा खून खराबे से नहीं हो रहा, वो बातचीत से हो रहा है। तो लोग जो उनसे बातें कर रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं, वो अफगान अवाम नहीं है, तो वो कौन है? तो ये कहना कि अफगान अवाम जब साथ नहीं होंगे, अरे भाई अफगान अवाम ही तो उनके साथ है, इसीलिए तो वो इस लेवल तक पहुंचे हैं। ये जो अशरफ गनी वहां बैठे हुए हैं,
ये जब इंतखाबात हुए थे 5% वोट डले थे, 6 महीने तक इंतखाबात का ऐलान नहीं हुआ था नताइज का। जब नतीजा निकला तो 2 बंदों ने कहा जी हम जीते हुए। तो वो सारी चीजें आप अपने देन में रखें, वो फिल्म चलाएं। तो अवाम अशरफ गनी के साथ नहीं है, अवाम अफगान तालिबान के साथ है, ये बात याद रखें। थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी जानब एक एक्सेप्टेबिलिटी का भी तो सवाल है ना फिर कि क्या एक प्रोसेस के जरिए तालिबान आ रहे हैं, और दूसरी जानब यह है कि सरहद के इस पार चूंकि तालिबान के होते हुए तालिबान का एक धड़ा, ये नहीं कि अफगानी तालिबान का ही एक धड़ा पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक रहा है, अब भी मुतहरिक है। हम लोग की जिम्मेदारियां कबूल करते रहे हैं और बड़ी बड़ी ऐसे वाकयात हुए हैं, आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो फिर पाकिस्तान के लिए बाल जनसा भी खतरा तो मौजूद है। लेकिन मेरा सवाल, चूंकि वक्त कम है, मैं ये जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि इसके अंदर आर्मी चीफ और DGISI भी शरीक हो रहे हैं, जो पार्लिमानी लीडरान है वो भी हैं। ये इजलास कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे अफगानिस्तान सूरत हाल पे भी बात होगी, और इतलात ये भी हैं कि जो अमेरिका को हवाई अड्डे देने की जो सूरत हाल है उस पर भी बातचीत की जाएगी। कितना सिग्निफिकेंट है जी, और इस पे क्या मेरा ख्याल है ये बहुत अहम है, क्योंकि देखें आप और हम जो बातचीत कर रहे हैं वो तो आम मालूमात की बुनियाद पे कर रहे हैं, जो सामने है, जिसको ओपन सोर्स मालूमात कहते हैं। अब जो ये ब्रीफिंग दी जाएगी, ये साफ ज़ाहिर है कि ये बताया जाएगा कि असल सूरत हाल है क्या, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, जो गहरी मालूमात हैं वो क्या हैं। और इसके साथ साथ मेरा ख्याल ये भी ज़रूर बात होगी कि अगर हम एक बात नहीं मानते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और अगर मानते हैं तो फिर काउंटर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो ये मेरा ख्याल है इस लिहाज से बहुत अहम है। और इसके बाद जब जो पॉलिसी में अगर ऐसे ही चलती है या तब्दील होती है या क्या होती है, उससे पता चलेगा कि क्या वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई। एक छोटी सी बात, क्योंकि आपने कहा तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मेन अफगान तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई, वो हमारे ऊपर छोड़े हुए लोग हैं जो जिनके कोई और उनके पीछे है। ये लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इनको आप लोग मिक्स ना किया करें, आप लोग नौजवान हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए की सरजमीन से तो प्लानिंग कर रहे थे ना, हम ये नहीं कह रहे कि उनका ताल्लुक है अफगानिस्तान की। आज की तारीख में क्या हमारे फौजी सरहद के ऊपर नहीं मारे जा रहे? क्या वहां से APS जैसे अटैक प्लान नहीं हुए हैं ना सर? तो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे लिए फिर एक सेफ लैंड के तौर पे हम उसको कंसीडर नहीं करते। जितने हमले पाकिस्तान पर हो रहे हैं उनका अफगान तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो भारत के बैठाए हुए लोग हैं, वो CIA के लोग हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनको आप हमेशा ध्यान में ये बात नहीं, वो बात और आपको पता है कि हम भी इस नैरेटिव को एक अरसे तक फिर लड़ते रहे कि गुड तालिबान कौन से हैं, बैड तालिबान कौन से हैं, वो तो फिर बात दूर तक चली जाएगी आगे। हाँ वही ना, आगे हम बढ़ते हुए इस सूरत हाल पे अगर बात करें तो इस वक्त आपके ख्याल में पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर जो मौक़िफ़ रखा है, वो मौक़िफ़ आपके ख्याल में ठीक रहा है? क्या उसके नताइज हमें मिले हैं? क्योंकि सियासी तौर पे अब इसका हल होता नजर आता नहीं है। अशरफ गनी साहब एक स्टबर्नेस का मुजाहिरा कर रहे हैं, दूसरी जानिब गैर मौसर भी हैं, और तीसरी जानिब हम अगर बात करें इस वक्त तालिबान की तो वो अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए हैं, वो किसी मुआहदे वगैरह को खातिर में नहीं ला रहे हैं, और जब वो ताकत में है, जब वो कब्जा कर सकते हैं तो वो बातचीत पे आएंगे भी क्यों? ये भी तो एक लॉजिक मौजूद है इसमें। जी, पहली बात तो ये कि उनका कोई मुआहदा नहीं है अफगान हुकूमत के साथ, इसलिए ये नहीं कह सकते कि किसी मुआहदे को। के वालिद उनका बैंकिंग के शोबे से मुंसलिक और वालिदा एक घरेलू खातून है। इस वक्त ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ैनब से जानते हैं उनकी कहानी। ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना ज़बरदस्त जो कह लें इम्तिहानात में कामयाबी की हासिल की, और उसके बाद अब आपने पुलिस सर्विस ज्वाइन की है, तो कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा है, और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं ज़िला मानसरा की पहली फीमेल ASP हूँ, और अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ दिया है। अच्छा ज़ैनब, सबसे पहले तो हम आपकी जो ओवरऑल तालीमी बैकग्राउंड है उसके हवाले से भी जानना चाहेंगे। आपने आगाज़ कैसे किया, कैसे मोटिवेशन मिली, CSSM के जो इम्तिहानात हैं उनकी तैयारी किस तरह से की, और फिर उसके बाद जिस तरह से आपका प्रॉपर प्रोसीजर रहा उसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे साथ। जी, मैंने इब्तदाई तालीम जो है तो वो अपने गांव गढ़ी हबीबुल्लाह से हासिल की। उसके बाद मेरे वालिद की पोस्टिंग जो है तो वो एबटाबाद होगी, तो हम भी उनके साथ एबटाबाद शिफ्ट हो गए, और वहाँ पे मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन में जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एबटाबाद में मैंने टॉप 20 में आई, और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने आर्मी बर्न हॉल कॉलेज में वहाँ से हासिल की, और वहाँ से मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और फिर उसके बाद मैंने जो मास्टर्स की डिग्री है एनिमल साइंसेज में, वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से हासिल की। इसके बाद मैंने CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और इसके लिए मैंने नोवा CSS अकेडमी को ज्वाइन किया, जहाँ पर मेरे टीचर्स सर मज़र और सर तारिक इकबाल बल्कि ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मुझे गाइड किया। जैसा कि मेरा ताल्लुक नहीं था सोशल साइंसेज से, मैं बायो साइंसेज की स्टूडेंट थी, तो मुझे CSS के लिए स्टार्ट से
तैयारी करनी थी। उस टैग से वो सब कुछ मुझे उन्होंने गाइड किया और इस कामयाबी का क्रेडिट मैं उनको देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मुझे ये कामयाबी मिली। इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो CSS की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग इम्तिहानात पास कर लेते हैं, इंटरव्यू में रह जाते हैं। आपने पैटर्न क्या रखा आपने पढ़ने का? एक तो ऑब्वियसली आपका इंटरनल टैलेंट होगा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन एक पैटर्न बड़ा काउंट करता है। आप किस पैटर्न से पढ़ती रही, क्या क्या पढ़ती रही? थोड़ा सा अगर हमें बता दें तो शायद देखने वालों की मदद हो जाए, उनमें से भी कोई आपकी तरह सामने आ जाए। जी, CSS की तैयारी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मेरा जो टाइम टेबल था वो ये था कि CSS में मैं कंसिस्टेंट रही। मैंने इसके लिए पूरा 1 साल तैयारी की और CSS में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ होती है वो कंसिस्टेंट रहना होती है कि आपने एक गोल सेट कर लिया है, फिर उसको आपने अचीव करने के लिए अगर एक टाइम टेबल सेट कर लिया, अगर आपने दिन में 7 घंटे पढ़ना है तो फिर आपने वो 7 घंटे आपने देने हैं उसकी तैयारी के लिए। और CSS में आपके हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी है। ये नहीं कि आप बस किताबें पढ़ते जाएं, लेकिन आपने इस तरह किताबों को पढ़ना है कि आप उनको लिख सकें, क्योंकि CSS का जो रिटन पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों पार्ट, इंटरव्यू का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन रिटन पार्ट के मार्क्स जो है वो 1200 होते हैं। उसके लिए आपको जो है तो डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन वो ये हो कि आपके पास टू द पॉइंट गाइडेंस हो, आपके पास राइट डायरेक्शन हो, तो और आप इररिलेवेंट बुक्स ना पढ़ें, इररिलेवेंट चीजों पर फोकस ना करें और रिटन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें। तो CSS के लिए रिटन पार्ट के लिए रिटन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज तो आपको जो याद किया है, चाहिए होता है, पढ़ा है, वो आगे डिलीवर भी कर सके, वो लिख भी सकें, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आप कर लें। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, किस किस्म की पुलिस ऑफिसर होने जा रही हैं? सख्त किस्म की, नर्म की? क्योंकि आपका जो KP है वहाँ पे पुलिस की तो बड़ी तारीफें हम सुनते हैं, और जब खवातीन पुलिस ऑफिसर्स उसमें आ जाएंगी तो ओबियसली एक बड़ी ढारस बन जाती है खवातीन को, जिनके साथ माशरे के अंदर कुछ नाइंसाफियाँ होती हैं। तो आप एक उम्मीद का चिराग भी हम कह सकते हैं आपको। तो व्हाट काइंड ऑफ पुलिस ऑफिसर यू आर गोइंग टू बी? मैं एक अच्छी पुलिस ऑफिसर बनना चाहूंगी जो खवातीन के लिए ज्यादा काम करे। अब मैंने पुलिस सर्विस को ज्वाइन इसीलिए किया है क्योंकि ये एक वो इदारा है जहाँ पर आप ग्रास रूट लेवल पर जाकर लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों के लिए बेहतरी कर सकते हैं, उनको इंसाफ फराहम कर सकते हैं। और हमारे माशरे में जो खवातीन हैं या बच्चों को देख लें, आजकल बच्चों के भी बहुत से मसाइल हैं, तो उनको हल करने के लिए मैं कोशिश करूंगी। और मैंने पुलिस सर्विस ज्वाइन इसीलिए की है कि मैं उन खवातीन के लिए मिशरा बनना चाहती हूँ जो कि मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर जो है पुलिस सर्विस को ज्वाइन नहीं कर सकती। और किसी ने तो ये कदम उठाना था, तो मैंने सोचा कि मैं ही क्यों ना इन लड़कियों के लिए एक मिशरा बनूं, और ताकि बाकी लड़कियां भी मुझे फॉलो करके पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर सकें। जबरदस्त। अच्छा ज़ैनब, हम ये भी जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली एज अ फीमेल आपको बड़े चैलेंजेस होते हैं, और स्पेसिफिकली जब आप ऐसे इलाके से हों जहाँ पे ख़वातीन उस तरह से बाहर नहीं निकलती होंगी या उस तरह से उनको सपोर्ट नहीं हासिल होती होगी, मैं ये कहूँ तो। अब तो आपके क्या चैलेंजेस रहे, और उसमें आपके घर वालों की सपोर्ट हो, चाहे आपके इर्द गिर्द आपके कोई चाहने वाले हैं, आपके बहन भाई हैं, उनकी सपोर्ट ने आपको कितना आगे मोटिवेट किया कि आप इस तरह से आगे एक्सेल कर सकें? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में लड़कियों की तालीम पर बहुत तवज्जो दी जाती है। मेरी जो मोटिवेशन है वो मेरी कज़न मेरीन इकबाल है, जो कि सेकंड GDP थी फ्रॉम KPK, और एंड नाउ शी इज अ स्क्वाड्रन लीडर। तो हमारे यहाँ मतलब बच्चियों की तालीम पर बहुत तवज्जो दी जाती है। मुआशरे में तो है थोड़ा बहुत, लोग करते हैं कि जी तालीम पर तवज्जो नहीं जानी चाहिए, लड़कों की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन हमारी फैमिली में वो चीज़ नहीं है। मेरी कज़न्स हैं, वो डॉक्टर हैं, कुछ टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं। तो माशरे में थोड़ा बहुत जो हमारा एरिया है वहाँ पे लड़कियों की तालीम है, लेकिन आला तालीम के लिए उनको ऐसे बाहर जाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, अगर हैं भी तो वो बहुत कम है, दूर हैं। तो मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा करने की जरूरत है। और जहां तक फैमिली की सपोर्ट का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की सपोर्ट थी तो अल्लाह पाक ने तभी मुझे इतनी कामयाबी दी, और यहाँ पर मुझे इस मुकाम तक उनकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पर पहुंची हूं। जब आप किसी मकसद की जानिब बढ़ रहे होते हैं तो आपके कुछ गोल्स होते हैं कि मैंने आके इस तरीके से करना है, और आप जैसी जो मुतवस्सित तबके की अगर कोई खातून इस तरीके से कामयाबी हासिल करती है तो बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ग्रॉस रूट पे देखी होती हैं। तो आपसे पूछना मैं ये चाहूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आप सोचती थी कि अगर मैंने CSS कर लिया तो मैंने ये करनी है, और क्या अभी भी आप उन पर कायम है, मोटिवेशन मौजूद है उनके लिए? जी बिल्कुल, सिविल सर्विस
का और पुलिस सर्विस में आने का मकसद ही यही था कि जो चीज हम अपने मुआशरे में देखते हैं उसको मतलब बेहतर कर सकते हैं। हमारे मुआशरे में बहुत से मसाइल हैं, जब हम एक आम इंसान होते हैं तो हम उन मसाइल को हल नहीं कर सकते, हम सिर्फ उस पर तनकीद कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं तो तब हमारे पास ये इख्तियार होता है कि हम एक पॉजिटिव चेंज लेके आए, हम उसके लिए बेहतर कर सकें। तो मैं इंशाल्लाह उस चीज पर कायम हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना जितना पार्ट प्ले कर सकूँ मैं अपना हिस्सा डाल सकूँ। थैंक यू सो मच ज़ैनब, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच कि आप एक्सप्रेसो का हिस्सा बने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप एक बेहतरीन पुलिस अफसर बने, ये हमारी ख्वाहिश भी है और ये हम चाहते भी हैं। थैंक यू सो मच। ज़ैनब खालिद हमारे साथ मौजूद थी। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। एक अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएंगे। आपको मालूम है फोक सिंगर अल्लादित्ता लूनेवाला साहब जो कि बड़े मशहूर सिंगर भी हैं, कल उनका इंतकाल हो गया, दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अल्लादित्ता लूनेवाला साहब ने कई दिहाइयों तक, हम अगर कहें तो गलत नहीं होगा, सिंस 1957 जब से उनकी पैदाइश के बाद तकरीबन बचपन से ही उन्होंने गाना शुरू किया और कई दिहाइयों से मौसीकी की खिदमत कर रहे थे। मारूफ गुलकार नदीम अब्बास साहब के वालिद थे। हम अगर थोड़ा सा इनके करियर के ऊपर निगाह डालें तो इन्होंने बचपन से ही गाना शुरू कर दिया था और मशहूर इनकी जो एल्बम्स हैं उसमें शामा पै गईयाँ, टिकटा दो लैले गाना बहुत मशहूर हुआ था इनका। उसके अलावा मैं चम चम नचदी फिराम, और इनको जो पाकिस्तान के गाने वाले हलके हैं उनके अंदर बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट की। हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें आज हमने बात करनी है महाराजा रंजीत सिंह के हवाले से, जिन्हें शेर लाहौर और शेर पंजाब भी कहा जाता है। एक अरसे तक, अगर 19वीं सदी के आगाज़ की बात करें, बड़े सगीर पर हुकूमत की, बचपन में एक आंख से महरूम हुए, लेकिन फिर अपनी फतह के झंडे गाड़े और उनकी बहादुरी की बातें बहुत अरसे तक होती रहीं। उन्हीं के हवाले से आज हम हिना न्याजी भी बताएंगे, चूँकि रिसेंटली ही कुछ दिन पहले उनकी बरसी भी गुजरी है। उनकी समाधि के हवाले से हमारे पास ये पैकेज है, हमारे पास ये मेरा पाकिस्तान जो कि आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मैं हूं हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरा पाकिस्तान में मैं उस जगह मौजूद हूं जहां पेशावर से कश्मीर अपनी हुक्मरानी का सिक्का जमाने वाले, शेर पंजाब का लक़ब पाने वाले महाराजा रंजीत सिंह की समाधि मौजूद है। तो आइए चल के करते हैं इस खूबसूरत जगह की ज़ियारत। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुने? अच्छा, सबसे पहले तो तरनजीत मुझे ये बताओ कि ये गुरुद्वारे का मतलब क्या होता है? व्हाट इज गुरुद्वारा? गुरुद्वारा मीन्स गुरु का द्वार, यानी रब का ऐसा द्वार जहाँ से भूखे को खाना मिले, बेसहारा को यहाँ सहारा मिले और जिसने इबादत करनी है बगैर किसी मजहब, किसी जात के, फिरके के फर्क के, उसको इबादत के लिए इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, इसके साथ खाना भी हो और मेडिकल फैसिलिटी। इस गुरुद्वारे की स्पेसिफिक हिस्ट्री क्या है? देखिए, यहाँ सिख मजहब के 5वें गुरु शहीद हुए थे, गुरु अर्जन देव जी महाराज, और फिर उस शहादत को देखते हुए कि एक प्रोमिनेंट प्लेस बनना था सिख कौम का, तो महाराजा रंजीत सिंह ने 3 साल की मेहनत के बाद रावी दरिया मोड़ा। सरप्राइजिंगली यहाँ पहले रावी दरिया बहता था, यानी किले की दीवार के साथ साथ और आगे ऑनवर्ड, तो यहाँ से रावी दरिया मोड़ा और इस गुरुद्वारे को महफूज किया। चूंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज उस जमाने में शहीद हुए थे, तो शहादत की जगह ही थी, जिसको डेरा, इसलिए उसका डेरा है गुरु अर्जन देव जी महाराज का। सिख इसको गुरुद्वारा डेरा साहब के नाम से जानते हैं, पर पाकिस्तानी बुक्स और हिस्ट्री में इसको मणि रंजीत सिंह या महाराजा रंजीत सिंह की समाधि भी कहते हैं। महाराजा रंजीत सिंह को शेर पंजाब क्यों कहा जाता है? उनको शेर पंजाब इसलिए कहते हैं कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, यानी इस खित्ते में रहने वाले हर बंदे के पास जमीन का टुकड़ा होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने तबीब खाने बनाए कि हर शख्स को फ्री मेडिकल मिले। उसके बाद उन्होंने डिजिटल प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस कराई कि एजुकेशन प्रमोट हो। चौथा, उन्होंने वेलफेयर स्टेट की बुनियाद रखी कि एक स्टेट की जिम्मेदारी है लोगों की खिदमत करना। और पांचवी बड़ी बात कि वो काम उन्होंने किए पंजाब के लिए, स्टेट के लिए, जो कोई ना कर सका, जैसे दरियाओं के नहर निकलवाना अर्ली एजेस में, इसी तरीके से लोअर कम्युनिटी को एम्पावर करना, मतलब वो बंदा जो एक टाइम की रोटी खाता था उसकी जिंदगी में 2 टाइम की रोटी ऐड की। फिर सबको साथ लेके गए। उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो काजी फकीरुद्दीन एक मुसलमान थे, उनके 2 जनरल जो थे वो हिंदू थे, उनके 2 जनरल क्रिश्चियन थे, खुद वो सिख थे। तो एक इंटरफेथ हार्मनी की एक ऐसी फौज बनाई जिसने पंजाब को रूल भी किया और लोगों को
टुगेदरनेस और टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस और पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मैसेज दिया। तो शेर पंजाब इन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम बहादुरी तो थी, लेकिन साथ साथ अपने लोगों को वेलफेयर देना, उस पर्सपेक्टिव में उनको शेर पंजाब कहा जाता है। जबरदस्त। तरनजीत, सामने मुझे बहुत हिस्टोरिकल रोशनाई गेट नजर आ रहा है, इसकी हिस्ट्री बताएं, इसके बारे में भी हमें कुछ फैक्ट्स बताएं। जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जम्मे नहीं। सो ये है रोशनाई गेट और यहाँ लोग लोहे का जंगला लगाते थे जी, और जंगले की वजह से चूंकि क्रॉस करते तो रोशनाई गेट इसलिए इसको कहते थे। और लाहौर के जो 12 दरवाजों में इस वक्त प्रोमिनेंट नजर आएगा ये वाला, और इसके पीछे 12 दरी थी जो महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाई थी। सो 1999 से पहले ये खुला था, लोग यहाँ से क्रॉस करते थे, फिर उसके बाद इसको प्रिजर्व किया गया, तो इससे रोशनाई गेट। और एक और हिस्ट्री है कि यहाँ महाराजा रंजीत सिंह के ग्रैंड सन थे, वो यहाँ शहीद हुए थे, उनके ऊपर लोहे का जंगला गिराया गया था जब उनकी हुकूमत खत्म होने लगी थी। तरनजीत, ये आपके सिख कल्चर में या रिलीजन में आप लोग अपने गुरुद्वारे के बाहर मूर्तियां नहीं बनाते, यहाँ एक मूर्ति मुझे नजर आ रही है गुरुद्वारे के बाहर, इसकी क्या वजह है? अच्छा, पहली बात तो ये कि सिख वननेस ऑफ गॉड पे बिलीव करते हैं, एक अल्लाह को, एक परवरदिगार को मानते हैं, और हम बिलीव करते हैं कि इंसान ने मरने के बाद रब की तरफ जाना है, और एक चीज पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो होता है अकीदा तौहीद। तो एक रब को मानते हैं। ये चूंकि गुरुद्वारे की बिल्डिंग नहीं थी, ये हिस्टोरिकल समाधि थी, तो समाधि के ऊपर चूंकि महाराजा रंजीत सिंह के एक जनरल थे ध्यान सिंह डोगरा, चूंकि हिंदू स्कूल ऑफ थॉट से थे, तो उन्होंने यादगारी तौर पे पिक्चर बनाई थी। अब चूंकि ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट बन गया है तो इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब मैं आपको लेके जाता हूँ लंगर। गुरुद्वारे में सबसे जरूरी चीज हम कहते हैं पंगत और संगत। संगत मीन्स रब की इबादत, संगत, और पंगत मीन्स पेट की इबादत। अच्छा, तो ये है गुरु का लंगर। यस, यानी वो लंगर जो गुरु का हो, सबके लिए हो। और जो लंगर होता है ना, दिस इज एक्चुअली गुरुद्वारे में बाबा गुरु नानक जी ने शुरू किया था। उनके फादर ने उनको 20 रुपीज दिए, ननकाना साहब से रुखसत किया जब जवान हुए कि कोई कारोबार करो, तो बाबा नानक ने उससे लंगर यानी राशन खरीदा और गरीबों में बांटा, उनको खिलाया। उस दिन से लेके आज तक दुनिया के हर कोने में तो गुरुद्वारा मिलेगा, और हर गुरुद्वारे में आपको 3 टाइम का लंगर फ्री मिलेगा। हर अमीर गरीब बैठ के जमीन पे बैठ के खाना खाता है। अच्छा तरनजीत, अब आप हमें महाराजा रंजीत सिंह की समाधि भी दिखाएं। यस, तो महाराजा रंजीत सिंह का दौर हुकूमत 1799 से लेके 1839 तक 40 साल का रहा, और इस दौर की हुकूमत में उन्होंने पूरे पंजाब को फ्लरिश, और लाहौर के ये जो ग्रेटर इकबाल पार्क है, बिल्कुल बादशाही मस्जिद के संगम, एक तरफ आपको मीनार नजर आते हैं बादशाही मस्जिद के, और दूसरी तरफ महाराजा रंजीत सिंह की समाधि के, ये बड़ा खूबसूरत इंटरफेथ हार्मनी का पाकिस्तान का मैसेज भी देता है। तरनजीत, ये जितने भी सिखों के गुरुद्वारे हैं, जितनी भी इनकी इस तरह की कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इनका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो यही होता है, मोस्टली वाइट होता है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, व्हाइट है पाकीज़गी की निशानी, अपनायत की निशानी, सबको इंक्लूसिव करने की बात है। व्हाइट का मतलब है इंक्लूड करे सबको, क्योंकि गुरुद्वारा डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ना मर्द और औरत में, ना मजहब के साथ पे, तो गुरुद्वारा सबको वेलकम करता है। फिर येलो कलर जो है ये अपनायत की निशानी के साथ। तरनजीत, मुझे ये बताएं कि यहाँ महाराजा रंजीत सिंह के अलावा और किस किस की समाधि मौजूद है? अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह चूँकि पंजाब के हुक्मरान थे, और अकॉर्डिंग टू सिख फिलोसफी, क्योंकि हम हिंदुस्तान में जो लोग पैदा हुए हैं सब कॉन्टिनेंट में, तो वो लोग जलाते हैं, तो समाधि महाराजा रंजीत सिंह की है, उनके बाद उनके बेटे की भी है, और इनकी जो लास्ट वाइफ थी महारानी जिंदा, उनका बेसिकली अंतिम संस्कार तो नेपाल में हुआ था, लेकिन उनकी जो ऐश ला के यहाँ किया गया बिकॉज ऑफ द फैमिली रिचुअल्स। तो ये महाराजा रंजीत सिंह की समाधि है। कंस्ट्रक्शन इसकी बड़ी डिफरेंट है, मतलब आई मीन बहुत तारीखी इमारत आपने देखी, इतनी स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बड़े बड़े जलजले उसने झटके महसूस कर लिए। अच्छा तरनजीत, मैं पूछने ही वाली थी कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का क्या इफेक्ट होता है गुरुद्वारे पे, इस बिल्डिंग पे? एक्चुअली ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाई गई है, इसके पिलर बड़े मजबूत है, 1.5 मीटर की दीवारें चौड़ी है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है बड़ी डिफरेंट तरीके की इसकी की गई है। एक तो इसके अंदर हवादार है, बहुत ज़्यादा दरवाजे बनाए गए हैं, और दूसरा ये कि इसके अंदर इको है, मतलब आवाज़ भी आपको सुनाई देती है, प्लस ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो हमने जितने जलजले इफेक्ट्स आए इसने महफूज रखा इस इमारत को भी। प्लस इसके नीचे अभी भी रेजिडेंस की बिल्डिंग बनी है, रिहाइश के कमरे हैं इसके नीचे। जी जी बिल्कुल, मैंने वो देखे हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो कमाल अंदर है वो ये कि ऊपर जो आपने देखा मुल्तानी शीशाकारी की गई है, तो मुल्तान जो टॉप ऑफ द लाइन लोग थे जो शीशाकारी करते थे, उस शीशाकारी का मतलब ये था कि रोशनी थोड़ी हो तो ज्यादा नजर आए। और सोने का कुछ काम भी किया गया है। गोल्डन एम्ब्रॉयडरी जो है ना, वो चारों साइड पे सोने की कढ़ाई की गई गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, और अनटच है फ्रॉम दैट टाइम, अभी तक किसी ने इसको टच नहीं किया। अच्छा, रेस्टोर या प्रिजर्व नहीं किया उस तरह से? गोल्ड को जब बार बार पॉलिश करते तो उसके ओरिजिनल कलर खत्म हो जाते हैं, तो उसी तरह से चारों कोनों में, इस समाधि के चारों कोनों में गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई है,
अच्छा तरनजीत सिंह, ये जो अंदर समाधि की छत है, अगर उसको देखा जाए तो शीश महल से मिलती जुलती है, उसके बारे में भी कुछ बताएं। शीश महल से याद है कि शीश महल तो शाहजहां के दौर में बना, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने जो अपना वक्त गुजारा लाहौर में तो शाही किले में शीश महल में गुजारा। अब ये शीश महल उस जमाने में एक फेवरेट टर्म हुआ करता था। उसकी वजह ये थी कि जो भी जगह बने उसका इंटीरियर ग्लासी हो, ताकि रोशनी एक दिया जलाया जाए और रोशनी ज्यादा हो। तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी और ना तो साउंड सिस्टम था, तो ये दो चीजों को लोग नेचर से क्लोज करते थे। ऐसी चीजें वो बना देते थे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते थे कि वो आवाज भी जो है उसको भी एको हो, क्रॉस वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी हो, लाइट भी जो है वो बड़े कि वो जलाए। तो इसलिए अंदर मुल्तानी शीशाकारी, यानी मुल्तान का शीशा बड़ा मशहूर था, उसका काम किया गया और अभी तक तकरीबन ऑलमोस्ट 200 साल हो गए, लेकिन अभी तक उस शीशे के अंदर रिफ्लेक्शन आपको नजर आया। बिल्कुल, जब मैंने अंदर देखा तो ऐसा लग रहा था एज इफ इट्स न्यू। यस। अच्छा तरनजीत, मुझे ये बताओ कि महाराजा रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कैसे बना के रखी? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो पूरा कैप्चर करना था और उनके लिए भी जो सोने की चिड़िया कहा जाता है उसमें से पंजाब था। तो उनके लिए यही एम था कि पंजाब को किसी तरीके से लिया जाए। दूसरा, उनको लगा कि छोटे छोटे जो राजवाड़े हैं, रियासत है, उनमें भी बगावत उठेगी कि पंजाब उनके कंट्रोल में नहीं है। तो उन्होंने बड़े स्मार्टली प्ले किया। तो पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी को नजर आया कि डिफीट करना चाहिए तो उन्होंने हमले किए, लेकिन जब उनको लगा कि इनको डिफीट नहीं कर सकते तो उन्होंने इनके साथ एक मुआहदा किया कि हम पंजाब की टेरिटरी में नहीं आएंगे, आप बाहर ना आए। तो महाराजा रंजीत सिंह ने अपने स्टेट को फ्लरिश किया, पंजाब को उठाया। फिर जब उन्होंने मुआहदा तोड़ा तो फिर महाराजा जी भी बाहर निकल गए। फिर वो पानीपत, दिल्ली से जो जहलम की रियासत थी वो आगे चलते पेशावर, फिर अफगानिस्तान तक गई और इंटरफेथ हार्मनी की एक रियासत बनाई। और कोशिश ये थी कि इस खित्ते में रहने वाले लोगों के जो बिलीव्स हैं, रिलीजन की तरफ, बिल्कुल तरनजीत सिंह में आ रही थी कि रिलीजन के बारे में भी बताएं, उस वक्त के मजहबी रसूमात क्या थे जब महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी? इट वॉज अ मिक्स कम्युनिटी। यहाँ पे आपको हिंदू बहुत ज़्यादा नजर आते थे, मुस्लिम थे, सिख थे और क्रिश्चियन भी काफ़ी तादाद में थी। तो इस कम्युनिटी को लेके चलना और उसके साथ फिर बाबा गुरु नानक जी का ऑफ कोर्स एक मैसेज है ना, उपदेश साझा, यानी टुगेदरनेस का एक मैसेज है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब बराबर हैं। और इंसान ने जो तख्लीक की है अपनी सोच से, वो यही है कि रब एक है और रब ने तो पहले ऑफ कोर्स इंसान को बनाया था। तो बाबा गुरु नानक जी का जो मैसेज था ना कि पीस, हार्मनी का, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस का, वही गाइडलाइन बनी उस दौरे हुकूमत में। तो महाराजा रंजीत सिंह, दैट वाज द गाइडेंस, जिसके थ्रू वो पूरे कम्युनिटी को साथ लेकर गए। बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच तरनजीत फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच हिना फॉर कमिंग एंड दिस ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग शोइंग टू द पीपल। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे मुल्क की सियासत की। तो गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान महाजराई बदस्तूर जारी है और आज पार्लियामेंट में बजट और फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी का इम्कान भी है। इस हवाले से वजीर आज़म इमरान खान भी खासे मुतहरक दिखाई दे रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने पार्टी और इत्तेहादी अरकान के एजाज़ में इशाया भी दिया। ताहम ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली ने इशाया में शिरकत नहीं की। इसके साथ साथ अगर हम इंतखाबी इस्लाहात की बात करें, 3 दिन पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक के नुमाइंदगी देने के लिए एक फार्मूला पेश किया था और इसके जवाब में मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर रमान और वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बिल्कुल, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए शहबाज शरीफ की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए इसे फ्रॉड प्लान करार दिया गया और वाज़ेह किया कि वोट का इख्तियार समंदर पार पाकिस्तानियों का हक है। शहबाज शरीफ 1 करोड़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करना चाहते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अपोजिशन सौदेबाजी से बाज रहे और आइन के साथ खिलवाड़ न करें। बड़े तुर्श लफ्ज़ इस्तेमाल किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से एक बार फिर राब्ते की भी हिदायत की है। उधर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद अपोजिशन की कानूनी टीम और इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके इस्लाहात के खद्दोखाल पर ब्रीफिंग देंगे और अपोजिशन की तजावीज़ पर मबनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। ये सारी सूरत हाल किस जानिब जा रही है? कंवल शोज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली के इंसाफ से उनका ताल्लुक है और कल इशाइये में भी मौजूद थी। कंवल तो मौजूद थी, मुस्लिम लीग काफ मौजूद नहीं थी। कंवल, ऐसा क्या हुआ? मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली ने इशाइये में शिरकत नहीं की, क्यों नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सारे पाकिस्तान को सुबह बखैर। देखिए, पिछली दफ़ा भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने आज असम्बली में ज़रूर शिरकत करनी है और ये काफ़ी है क्योंकि असल मकसद ये है कि वो आपके जो एलाइज हैं वो आपके साथ हैं और आपके हर रिफॉर्म में आपका साथ दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उनका ख़ास शुक्रिया अदा किया। अभी मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कि वो इशाइये तक क्यों नहीं आ सके, लेकिन लास्ट टाइम भी वो नहीं आए थे। बजट में वो लाजमी मौजूद थे। वैसे लॉबी में भी हमारा खाना पीना हर चीज़ चल रहा होता है और बड़ा स्पेशल खाना आजकल दिया जा रहा है, दोपहर हो या रात हो। तो आई थिंक कि आज वज़ीर आज़म भी इंशाअल्लाह ताला असम्बली में मौजूद होंगे और उनकी मुलाकात भी वज़ीर आज़म साहब की
असेंबली में बहुत सारे अरकान असेंबली से मुलाकातें रही हैं और हमारे वो भाई हैं, हमारे साथ बैठते हैं और हमारे साथ उनका फुल एक कॉपरेशन भी है, कॉन्फिडेंस भी है। खाना कभी नहीं खाते आपके वाली बात नहीं। आपके खानों पे एतबार नहीं है क्या काफ लीग को? खाना पहले भी नहीं खाते और उन्हें कैटेगोरिकली चौधरी साहब ने कहा भी था कि जी, बल्कि वो चीमा साहब की एक स्टेटमेंट आई थी जी कि खाने हम नहीं खाते, बाकी साथ हम उनके खड़े हैं। तो इससे सवालात बहरहाल जन्म लेते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आज़म साहब ने अपने खिताब में ये भी कहा कि जब हुकूमतें कमज़ोर होती हैं तो रिफॉर्म्स मुश्किल होती हैं, ऐसी ही गवर्नमेंट चलती हैं जैसे चल रही है, यानी कि हम बहुत तल्ख फैसले नहीं ले सकते। इंदिया दे रहे हैं कि अब हमें ज़्यादा तगड़ी हुकूमत चाहिए आने वाले वक्त में, या फिर अपनी नाकामी का इजहार कर रहे हैं कि नहीं हम अच्छे तगड़े फैसले नहीं कर पाए पिछले 3 सालों में? नहीं, उससे पहले उन्होंने कहा कि जो मुश्किल टाइम था जिसमें आपको इकोनॉमिक रिवाइवल भी करना था और रिफॉर्म्स भी करनी थी, वो हम गुजार आए हैं और हमने रिफॉर्म्स भी की, इकोनॉमिक रिवाइवल भी किया। और उसमें उन्होंने अपने तमाम एलाइज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा ऐसी हुकूमत जो एक थिन मेजॉरिटी के साथ खड़ी हो, जिसमें एलाइज हो, उसमें नॉर्मली लोग रिफॉर्म्स की तरफ ना जाते हैं ना जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि उसमें फिर कोई रिवाइवल नहीं होता, लेकिन हमने किया है ये सब कुछ। और उन्होंने कहा अभी तो 2 महीने रहते हैं 3 साल होने में, और इन 2 महीनों में भी आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला के स्टैटिस्टिक्स चेंज होंगे। ये बात उन्होंने बार बार की कि अभी 3 साल होने में 2 महीने रहते हैं, और इन 2 महीनों में भी आप बहुत सारी अच्छी स्टैटिस्टिक्स भी सुनेंगे, खबरें भी आपको अच्छी मिलेंगी। तो ये ओवरऑल उन्होंने बड़ी ऑप्टिमिज्म का को शो किया और एलाइज का बारहा इस बात पे उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारा साथ दिया जब भी हमने रिफॉर्म्स की हैं, और जो हमने डिसीजन लिए उसमें वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। अच्छा कंवल साहिबा, बजट के हवाले से बात करें, वजीर वफाकी वज़ा सारे बड़े पुरुमीद नजर आते हैं कि बजट मंजूर करा लेंगे, तो क्या आपको लगता है कि बजट की मंजूरी पुरअमन तरीके से होगी, या एक बार फिर हमें एक ड्रामा, एक हंगामा राई, हुल्लड़बाजी देखने को किताबें चलेंगी एक बार फिर बजट कॉपीज? उन्होंने उठा दी है, सारी किताबें उठा दी है। मैं आज बनता यही था कंवल साहिबा, जो मैं मनाज़िर देखे थे उसके बाद यही बनता था। मैं भी 4 दिन कंधा अपना मलवाती रही हूँ। अच्छा, बजट इंशाल्लाह 128 जो डिमांड्स थी कट मोशंस के समेत, कल जो है वो कट मोशन सारे रिजेक्ट हो गए, और कल 127 डिमांड्स जो है वो हम पूरी करा के, अप्रूव करा के असेंबली से फिर हम निकले थे। और इंशाल्लाह आज तो मेन जो हमारा फाइनेंस बिल है वो पेश होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे पहले हमने बजट अप्रूव कराए हैं ये भी इंशाल्लाह होगा। और जिन्होंने लात मार के हुकूमतें गिरानी थी वो अपनी लातें लेके बैठे हुए हैं, या लातें उड़ा के बैठे हुए हैं। ऑन अ लाइटर नोट कमल, ऐसा लगता है आने वाले वक्त में कहीं जो हेलमेट है वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए लाजमी ना करार दे दिया जाए, जैसे एक दूसरे पे अटैक्स किए जाते हैं। ऑन अ लाइटर नोट, अच्छा आगे बढ़ते हुए जो शहबाज शरीफ साहब ने तजवीज दी है, नहीं वो लाइटर नोट पे, जी लाइटर नोट पे हमने सोचा था कि जरा बख्तरे ऑर्डर कर ले और वो पहन के आया करें ताकि कुछ भी आके लगे तो बचत हो सके, असर ना हो। सही है। अच्छा, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने तजवीज़ दी थी कि नशस्तें मखसूस कर दें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, इससे जो हक़ नुमाइंदगी है कॉन्स्टिट्यूशनली वो तो अदा हो जाता है। हम अगर इस फार्मूले को देखें कि आपने नुमाइंदगी अगर देना आपका मकसद है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, तो जब उनके 2 या 3 मेंबरान जितने भी जिस पे कंसेंसस होता है वो बैठे हैं तो नुमाइंदगी तो उनकी हो जाएगी, उनके मसाइल को भी उस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा जैसे कि आपकी असम्बली में ख़वातीन की नुमाइंदगी है, या माइनॉरिटीज़ की, या मजहबी उसकी नुमाइंदगी है, तो इससे हक़ नुमाइंदगी तो अदा होता है। फिर भी इस पे क्या अमर माने हैं? बाबर अवान साहब ने कहा कि एक फ्रॉड है, इस पे जरा हमें वाज़ेह करें। देखिए, ख़वातीन के लिए एक फ़र्क डायनामिक्स है, और मैं समझती हूँ कि ये मुशर्रफ साहब का बड़ा अच्छा डिसीजन था कि कम अज़ कम उस चक्कर में ख़वातीन जो है उनको आपने असम्बली का रास्ता तो दिखाया, वरना तो ओपन टिकट्स के लिए बड़ा मसला होता है कि आपको ओपन टिकट्स मिले भी तो वो जाके कैसे कंटेस्ट करेंगी। बट ओवरसीज के लिए ऐसा इशू नहीं है। दूसरा ये कि आप अपनी मर्जी के लोगों का नाम रिजर्व सीट्स के लिए क्यों रखें? लोग अगर इलेक्शन कंटेस्ट करके आम आवाम से नुमाइंदगी लेके और वोट लेके आना चाहते हैं और उनकी सही लेटर इन स्पिरिट में रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आज मेरा बेटा अगर यहाँ है और कल उसका यहाँ पर पला बड़ा है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान के लोगों के काम करना चाहता है, लेकिन उसके लिए मजबूरी है कि भी हमारे सिस्टम में ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, वो बाहर चला जाता है। आप कहती हैं कि डायरेक्ट, अच्छा कमल मेरे पास हर चीज यहाँ से जुड़ी है, वक्त बहुत कम है तो मैं आखिर में एक कमेंट, तो आप उनको पाकिस्तानियों के साथ
ऐसा सलूक ना करें कि वो लगे कि हम उनके साथ सौतेलों आप कहते हैं कि हमारा पूरा मुल्क उनके पैसों पे, उनकी हलाल की कमाई पे चल रहा है, लेकिन हम उनको कोई राइट्स देने के लिए तैयार नहीं। एक शॉर्ट सा कमेंट 30 सेकंड्स के लिए मुझे इस पे दे दें, फिर मुझे आगे बढ़ना है और सिंध असेंबली पे बात करनी है। आपकी नेशनल असेंबली में अगर ऑपोजिशन प्ले कार्ड्स लेकर आए या कोई चीज लेकर आए तो आप कहते हैं ये पार्लियामानी जो नॉर्म्स है उनकी तौहीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्लियामान चलने दें। लेकिन कल आपके तहरीक इंसाफ के लोग सिंध असेंबली में चारपाई लेकर चले गए, कफन लेकर चले गए, तो ये ठीक किया उन्होंने आपके ख्याल में? देखिए, पार्लियामेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्रेशंस होते हैं अवाम के नुमाइंदों के। मैं समझती हूँ कि अगर बाय बुक्स चलें तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर अवाम की रिप्रेजेंटेशन के लिए और अगर आपके हुक्मरानों को नहीं समझ आ रही है कि वो क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं करें, क्योंकि सिंध में तो 13 सालों से एक ही पार्टी की हुकूमत है, और अगर आप अंदरूने सिंध चले जाएं तो वहाँ पे आप हालात देखेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा कि क्या ये वही मुल्क है जहाँ हम रहते हैं या हम शहरों में जो रह रहे हैं, ये उसी मुल्क का ही एक इलाका है। बहरहाल कंडेमेबल तो है, चाहे नेशनल असेंबली में हो या सिंध असेंबली में। ठीक हो गया। कमल साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। आपसे हमने कॉमन मजीद भी बात करते रहना, ऑफ हमारे शो में हमें ज्वाइन करते रहेगा। और इसके साथ साथ जी अभी ये जो आपने बात की एहतजाज की, बड़ा अनोखा एहतजाज हमने देखा। और पार्लियामान की अगर हम बात करें तो यहाँ अवाम से मुतल्लिक बड़े अहम फैसले किए जाते हैं, लेकिन आजकल जो हमारी बात है कानून साज इदारा है, लेकिन यहाँ आजकल हमारी जो असेंबलियाँ हैं वो दंगल और खाड़े का मंजर पेश करती है। तजवीज़ पे अमल कराए ना, हेलमेट पहनाए। ठीक है। कौमी असेंबली में बजट सेशन के दौरान शदीद हंगामा, राई और गालम गलोच के मनाजिर हमने देखे और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और गालम गलोच के साथ साथ अरकान असेंबली के अच्छा रुकिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे सास और बहू लड़ पड़ती हैं और सामान तकसीम हो रहा है। ये चार पाइयां, ये चादरें, ये कफन, ये सारी चीजें, ये सारा हमने देखा। बोतलों से एक दूसरे पे हमने देखे थे, लेकिन बलूचिस्तान जो हम असेंबली की बात करें वहां भी कुछ जो कह लें जूते चले, किताबें फेंकी गई, ये बड़ा मामला आगे गया और ऑपोजिशन का मुनफरिद एहतजाज सामने आया। अच्छा, जमहूरियत का जनाजा हर असेंबली में निकल रहा है। कहीं पे जो इमाम है वो पीटीआई है, कहीं पे इमाम पीपल्स पार्टी और नून लीग है, कहीं पे इमाम जो है वो कोई और जमात है। उन्होंने नारे लगाए हैं कि जमहूरियत नहीं है, वहां पे जमहूरियत नहीं है। उन्होंने नारा लगाया कि जमहूरियत का जनाजा जरा धूम से निकलेगा। और ये चारपाई, तकिए और सब ये जो हमने देखा है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पे मनाजिर देख सकते हैं। वैसे तो स्पीकर असेंबली सिंध असेंबली आगा सराज दरारी साहब ने सबको बाहर निकालने का कहा, जिन्होंने इस तमाम तर डेकोरम की खिलाफवर्जी की, लेकिन सख्त एक्शन का भी ऐलान किया। लेकिन बिलाखिर मुझे लगता है कि एट द एंड वही होता है कि किताबें आई हैव अ की क्वेश्चन जो मैंने शैला रजा साहिबा से पूछना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा भी हैं और बतौर डिप्टी स्पीकर भी कर चुकी हैं, तो उनको जरा बेहतर अंदाजा है। शैला साहिबा वेलकम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा, शैला साहिबा से हम सवाल करना चाहेंगे। शैला साहिबा, ये क्या हुआ कल की जो सूरत हाल हुई, बड़ा अफसोसनाक है। इस पे ओवरऑल सबसे पहले तो हम आपसे इस सूरत हाल के बारे में जानना चाहेंगे। तकरीर का मौका नहीं दिया गया अपोजिशन लीडर को और फिर अपोजिशन ने एहतजाज किया और जमहूरियत का जनाजा निकालने के लिए चारपाई ले आए और बिस्तर तक और चारपाई तक बात पहुंच गई है। ये हो क्या रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार खुद ऑपोजिशन है। बजट पेश होने से पहले बाकायदा तमाम पार्लिमानी पार्टी जो हैं उनके ऑपोजिशन लीडर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके पार्लिमानी लीडर को बुलाया गया और उनके सामने ये बात रखी गई कि पूरा सेशन जो है किस तरह स्मूथली जो है रन किया जाए। और ये तय हुआ कि जी बजट स्पीच से लेकर तमाम चीज़ें स्मूथली रन होंगी। मेंबर को जो है 10 मिनट का मौका दिया जाएगा स्पीच के लिए, मिनिस्टर को 20 मिनट दिए जाएंगे और बहुत सुकून से बजट पेश किया जाएगा। ये सब बातें जब तय हो गई तो उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हलीम आदिल ने कहा कि जी MQM नहीं मान रही और वो कह रहे हैं कि हम बजट सेशन के दरमियान शोर करेंगे। हमने कहा ठीक है, ओके, शोर अगर करना है कर लें, लेकिन इस हद तक दोनों ने मिलके, MQM का तो उस दिन सिर्फ नाम लिया गया, PTI के लोग बाजे बजा रहे थे। ये पहली दफा हुआ कि बच्चों के बाजे लाए गए और उनको बजाया गया और वजीर आला के गिर्द घेरा डाला गया। फिर हुकूमत की साइड से बाकायदा एक वजीर आला के चारों तरफ हुकूमती अरकान खड़े हुए और इस तरह बजट पेश हुआ। जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है जो क्या मेंबर्स ने खुद बनाया है, उसके मुताबिक जो मेंबर बात कर रहा है उसको और स्पीकर के दरमियान लोगों को खड़ा नहीं होना है, लेकिन इस तरह से शोर किया गया। बजट के बाद स्पीचेस का मरहला शुरू हुआ।
बहुत दफा ऐसा मरहला आया कि इन्होंने डायरेक्ट लीडरशिप का नाम लेके बिलो द बेल्ट क्रिटिसिज्म किया, उस पर फिर इनको तंबी की गई और अपने मेंबर्स को भी डांटा गया कि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इनकी तरफ से ये सिलसिला जारी रहा। MQM स्पीच में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, फिर MI और GDA से शहरियार महर स्पीच कर चुके थे, MQM से जतोई ग्रुप से जतोई साहब कर चुके थे, MQM की तरफ से कंवर नवीद जमील ने स्पीच की और कहा कि सिर्फ यही स्पीच करेंगे। और जब कंवर नवीद जमील की स्पीच हो गई तो जो भी हुकूमत की तरफ से मेंबर स्पीच करता था MQM दरमियान में खड़े होकर शोर करती थी, और जब PTI का मेंबर करता था तो वो शोर नहीं करते थे। पहले दिन 3 दफा इजलास मुअत्तल किया गया, अगले दिन 1:30 से शुरू हुआ, सबको बुलाया गया, लेकिन MQM नहीं मानी। अगर वो PTI के में भी शोर करते तो हमें समझ आता कि उनका कोई मकसद है, लेकिन उनका मकसद सिर्फ हुकूमत के था। 5 दिन आईनी तौर पे दिए गए हैं। आइन ये कहता है कि 5 दिन जर्नल डिस्कशन होनी चाहिए। हमने 5 दिन से ज्यादा जर्नल डिस्कशन की बजट पे। इन्होंने एक भी कट मोशन के इन्हें किसी हुकूमती खर्चे पे बजट में किसी हेड में जो पैसे रखे गए हैं, जो एलोकेशंस रखी गई हैं, इन्हें इतराज है, इन्होंने एक भी कट मोशन नहीं जमा कराया। ये पहली ऑपोजिशन पार्टी जिसने एक भी कट मोशन नहीं जमा कराया। शैलजा साहब, जिस तरह से अभी आपने पूरी एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरह से वहां पे मामलात हुए, PTI का इल्जाम है कि असेंबली में ऑपोजिशन लीडर को तकरीर का मौका नहीं दिया जाता है। क्यों गवर्नमेंट ऑपोजिशन लीडर को तकरीर का मौका नहीं दे रही? हमेशा देती है, ये जब दिल चाहता है बात कर सकते हैं, लेकिन जर्नल डिस्कशन हो चुकी थी बजट में। अगर इनको स्पीच करनी थी तो अपनी पार्टीज को खामोश कराते, और आज जो है जब ये बात करते हैं तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो कहता है उसके हिसाब से इन्हें आफ्टर द बिजनेस जो है जो कि प्रिंट होके आ गया है बोलने की इजाजत है। ये हमेशा क्वेश्चन आवर में खड़े होते हैं, या हमेशा बिजनेस में ड्यूरिंग द बिल खड़े। अच्छा, एक तो कल जो आगा सिराज दुरानी साहब स्पीकर असेंबली ने जो असेंबली की बेहरमती हुई उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का भी ऐलान किया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये एक्शन सिर्फ उन अराकीन के खिलाफ होगा जो ये फोल्डिंग चारपाई लेकर आए वहाँ पे, या फिर उन सिंध असेंबली के जो स्टाफ है उसके खिलाफ भी होगा जिनकी कोताही की वजह से ये चारपाई इस हॉल के अंदर आ गई? इस पे जरा हमें आगाह कीजिए। अच्छा, ऐसा है कि देखिए जो गाड़ी है उसमें एक फोल्डिंग चारपाई अगर आ गई और कोई मेंबर अपने चैम्बर तक ले गया तो एक ख्याल किया जाता है कि हो सकता है कि उसने किसी गरीब जो कोई वहाँ पे नायब कासिद या कोई है उनको देना है जो कहीं ना कहीं है, तो ये आ गई, और अगर ये गफलत है तो इसको भी देखा जाएगा। लेकिन असल बात तो ये है कि जब सार्जेंट्स जो हैं उनको बुलाया गया तो उनको ज़बरदस्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ख़ुद इनके जो बिलाल हैं जो कि पहले भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़बानदानी कर चुके हैं, जब इनके गबोल साहब वाला मामला हुआ था सेनेट में, ये सारे के सारे उन असेंबली एम्प्लॉयज़ यानी सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर पिल पड़े थे। सही, ठीक हो गया। आइंदा दिनों में अगर हम बजट के हवाले से बात करें, उसकी मंजूरी होनी है, क्या अपोजिशन के शोर शराबे में ही सिंध असेंबली में बजट की मंजूरी होगी या अपोजिशन के एतराज़ात दूर किए जा सकेंगे? देखिए, बजट तो पास हो गया, फाइनेंस बिल था नहीं कि फाइनेंस बिल को जो है पेश किया जाता। हमने कोई टैक्स नहीं लगाया है, इसके बावजूद कि हमें 83.8% फेडरल ट्रांसफर की मद में कमी का सामना है। हमें जो हमारे कुछ बिलियन रुपीस मिलने थे उसमें भी 147 बिलियन का कमी है। हमारी गैस रॉयल्टी को भी कम कर दिया गया है, उसके बावजूद हमने एक टैक्स फ्री बजट पेश किया है। तो अब उसमें जो पास होना है वो हमें मसला नहीं है, हमारे पास मेजॉरिटी है। अगर कुछ पास आपकी नजर में होना है तो वो हो जाएगा, बाकी हमारा बजट पास हो जाएगा। ठीक, चलो से वो ऑन अ वेरी लाइटर नोट, वैसे तो टिकटॉकर जो हरीम शाह है उनकी बात करें तो उनका तो है तो पर्सनल मैटर, लेकिन दावे के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली के हवाले से अगर हम बात करें उसमें बड़ी खलबली सी मची है और सोशल मीडिया पर मैंने नहीं की। ये बहुत मौजूद बहस बना हुआ है। कोई अपनी घड़ी दिखा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई अपनी अंगूठी दिखा रहा है, एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। हमारा भी आपसे ये सवाल है कि ये शादी आखिर किससे की है हरीम शाह ने?
शादी तो एक मुकद्दस फरीज़ा है, लेकिन जिस दो एक मेंबर का, या पता नहीं एक मेंबर का तो ज़्यादा नाम लिया गया, उन्होंने इसको रिफ्यूज़ किया है कि उन्होंने ऐसी कोई शादी की है। लेकिन बहरहाल हरीम शाह जिससे भी शादी करेंगे हम उन्हें मुबारकबाद देंगे। और अगर वो टिकटॉकर है और ये उनका अपना मामला है कि वो टिकटॉकर है या क्या है, अगर पीपल्स पार्टी की तरफ आ रही हैं जब भी देख रहे हैं, लेकिन अब तक तो हमें हुकूमती लोगों के साथ बहुत ही अहम ऑफिसर्स नजर आए। टिकटॉकर हैं या ब्लॉगर हैं या व्लॉगर हैं, इस वक्त वो क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी हैं। शी नोज हाउ टू मेक एनीवन कंट्रोवर्शियल, और कल उन्होंने अपनी शादी को भी कंट्रोवर्शियल और कल आप देखें कैसे वो अपनी घड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हैं। मुझे सबसे ज्यादा तो सईद गनी और मुर्तजा वहाब का हो रहा था, मतलब दो चार बड़े बेचारे शरीफ हमारे मेंबर पार्लियामेंट एरिया और दिखा रहे थे। खैर, इट वाज ऑन एन इंटरेस्टिंग साइड। आपने गुफ्तगू सुनी। शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक लेनी हमने, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे शजरकारी के हवाले से। बिल्कुल, और माहौलियाती तब्दीलियां इस वक्त पाकिस्तान पे बहुत असरअंदाज हो रही हैं। इसके बायस दरख्त लगाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बनती जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे के तहत रवां साल अगस्त तक 1 अरब पौधे लगाने का हदफ भी मुकर्रर कर रखा है। और मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें तो उसमें अब तक 70 करोड़ पौधे बकौल हुकूमत के लगाए जा चुके हैं। शजरकारी मुहिम में 35 करोड़ पौधे फरवरी से अगस्त तक लगाए जाएंगे, जबकि वज़ीर आज़म ने एक दो रोज़ कबल, आपको याद होगा, एक ट्वीट भी किया था जिसमें एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें बताया गया था कि कनाडा में फी फर्द 10,163 दरख्त, ग्रीनलैंड में 4,964 दरख्त फी बंदा, फी पर्सन, ऑस्ट्रेलिया में 3,000, अमेरिका में फी फर्द तकरीबन 266, फ्रांस में 203, एथोपिया में 699, इसी तरीके से एथोपिया में 143, फ्रांस में 203, चीन में फी अफराद 130 दरख्त है, बरतानिया में भी तादाद कम है, फी अफराद फी फर्द 47 दरख्त, और भारत में ये तादाद 28 है, यानी कि हर एक आबादी के फर्द के बदले 28 दरख्त मौजूद है भारत के अंदर, जबकि पाकिस्तान में एक फर्द के बस सिर्फ 5 दरख्त हैं जो मौजूद हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है। बिल्कुल, इसके बारे से मजीद भी कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम के लिए अवाम बिलखुसूस नौजवान खुद को तैयार रखें। तहरीक इंसाफ की माहौलियाती पॉलिसी की दुनिया मुतरफ है, दूसरी जानिब जो खासा फंडेबल काम है उसका खतीर रकम जो है वो दरकार होती है। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आपको बताएंगी कि अपने इर्द गिर्द आप जंगल कैसे उगा सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा सरमाया और वक्त भी दरकार नहीं होता। जो और वो दरख्त कौन से हैं जो आजकल एक छोटा सा पौधा कई जो कह लें कई के लिए एक सायादार दरख्त होगा, और बहुत जल्दी एग्जैक्टली, और दरख्त लगाकर माहौल को किस तरह से बचाया जाएगा और हुकूमत का हमें साथ कैसे देना है। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद बसरत, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वज़ीर आज़म और हमारी गवर्नमेंट इस हवाले से बहुत काम भी कर रही है और फोकस्ड भी है, और दुनिया भी इसमें हमें बहुत अप्रिशिएट कर रही है। अब इन दरख्तों के हवाले से जिनको कहा जा रहा है कि लगाने से कोई ज़्यादा हमें सरमाया का भी दरकार नहीं होगा, इसके साथ साथ इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, और ग्रो भी क्या एग्जैक्टली इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, हमारी गवर्नमेंट तो इसको हाईलाइट कर रही है, फंड्स भी इसके लिए रख रही है, हमारे वज़ीर आज़म भी इसके ऊपर बार बार कौम के अंदर आगाही दे रहे हैं, उन्होंने एक तहरीक बेदार कर दी है। अब सबकी ड्यूटी है कि बजाय सिर्फ ये देखें कि गवर्नमेंट ही बैठ के लगाती रहे, जिसके जिम्मे जो ड्यूटी है वो करे, मुल्क ये तभी तरक्की करेगा, ये ग्रीन तभी होगा। तो हम ये कहते हैं कि ऑलरेडी कुछ फसलें, कुछ पौधे ऐसे हैं कि जो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और उनके ऊपर अखराजात भी ना होने के बराबर है। तो आमतौर पे दुनिया भर में ऐसा किया जाता है कि एक स्टाइल है जिसको मियावाकी स्टाइल कहता है। जमात के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये किया था कि जो अर्बन कोई भी जगह थी उसके अंदर वो 3 फीट जगह ज़मीन सारी रिमूव कर देते थे और उसकी जगह पे बहुत ज़्यादा हाईली फर्टाइल साइल जो है ना वो डाल के फिर दरख्त लगाते थे और जल्दी से जंगल बनता है। लेकिन वो बड़ा महंगा है। पाकिस्तान में भी उसको काफ़ी करना चाहिए किसी खास जगह के ऊपर, लेकिन अमूमी तौर पे क्या करना है उसके लिए मेरे पास एक आइडिया था जो मैंने शुरू किया। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर उसको वायरल भी है अब, और लोग कर भी रहे हैं, कापी भी कर रहे हैं। वो क्या तरीका है उसमें, यह कि हमारे पास कुछ ऐसे पौधे हैं, कोई ज़मीन को कोई लंबा चौड़ा आपने छेड़ना नहीं, जैसी ज़मीन है उसके ऊपर सिंपल आप कह दें कि हल चला के उसके ऊपर एक आम एक चारा है, इसको कहते हैं सदाबहार जंतर। वो एक सदाबहार जंतर और दूसरा है मोरिंगा जो कि हमारा सुहांजने के पौधे हैं। इन दोनों के ऊपर मैं काम करता हूँ बहुत सालों से। तो ये बरसात से अगर पहले लगा दें तो 3 महीने के अंदर अंदर ये कम से कम 8-10 फीट तक चले जाते हैं और इनके छोटे छोटे तने बन के ये छोटा सा एक फॉरेस्ट बन जाता है, अर्बन प्लांटेशन। बगैर किसी खर्च करना कि आपने थोड़ी बहुत खाद डालनी है और पानी लगाना है।
इससे क्या होगा, ये ग्राउंड कवर होकर तेजी से जंगल बन जाएगा, वो जमीन फर्टाइल होना शुरू हो जाएगी, वहां मॉइस्चर रिटेंशन हो जाएगा। इसके साथ हम अपने लोकल पौधे जैसे शहतूत है, धरेक, बकैन, अंजीर, उस फालसा, उसके अलावा फिर जो हमारा शीशम है जो खत्म हो रहा था दोबारा आ रहा है, श्री है, इप्पल है, ये पौधे हम 7 साल लगाते जाएं कि जैसे पहले इनिशियल स्टेज पे हम सिर्फ मुरिंगा और ये जंतर लगा दें और साथ थोड़ा एप्पल लगा दें, तो जब ये 2 महीने में अच्छा फॉरेस्ट बन जाए वहां पे, तो ये दूसरे पौधे जो मैंने अभी गिनवाए हैं वो 7 साल लगा दें, तो 1 साल के अंदर अंदर आपको एक बहुत खूबसूरत अर्बन फॉरेस्ट जो है ना वो डेवलप हो जाएगा। और इसके ऊपर अखराजात कितने हैं मेरा ख्याल जी, ये डॉक्टर साहब बड़ी जबरदस्त, बड़ी इंफॉर्मेटिव बात आप कर रहे हैं और इस पे बात करने की जरूरत है, रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन पॉलिटिक्स एंड ऑल। ये सबसे जरूरी काम है जो हमें करना चाहिए। अच्छा, एक तो ये आपने जिन पौधों के हवाले से, पाकिस्तान में बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं लेकिन वो पौधे मर जाते हैं, उनकी केयर नहीं होती, पानी नहीं मिलता, धूप की वजह से, मौसमी हालात की वजह से। ये जिन पौधों की तरफ आप रेफर कर रहे हैं, क्या ये ज्यादा टफ है सर्वाइवल को लेकर? इस हवाले से भी बताइए, एहतियातें क्या है इनकी ताकि ये बचे रहें और ज्यादा सर्वाइवल रेट ज्यादा हो पौधों का। जी, आमतौर पे ये होता है कि जो प्लांटेशन कैंपेन होती है ना वो सड़कों के साथ या दरियाओं नहरों के साथ या लंबी लंबी जगहों पे होती है, तो उसके ऊपर एक दफा पौधे लगा दिए, दोबारा किसी का विजिट नहीं होता। ये जो मैं कह रहा हूँ ना अर्बन फॉरेस्ट, ये फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी या कॉलोनी के अंदर जगह है, अच्छा। वहां आपने 100 मीटर या 200 मीटर स्क्वायर जगह ले ली है और जगह ही वो सिलेक्ट की है जहां आपने पानी लगाते रहना है, और पहले आपने जो पहले 6 महीने वो उनकी हिफाजत करनी है, पानी लगाते रहना है। आपने इकट्ठा पानी लगाना है, उन्हें अलग अलग पौधे को पानी नहीं लगाना, जैसे फसल को पानी लगाते हैं ना ऐसे इकट्ठा पानी लगा देना है। तो आप समझे कि हर 15 दिन बाद इन्हें पानी की बस जरूरत है, वो लगा देंगे, अगले साल ये खुद ही डेवलप हो जाएंगे। तो इसके लिए पोस्ट केयर जो है ना वो भी मिनिमम है। अदरवाइज ये होता है ना कि आपके पास आपने इतने ये जो पौधे 1000 पौधे आपने एक छोटी सी जगह पे लगा दिए, ये अगर रोड की साइड पे लगा देंगे तो वहां ह्यूज फंड्स चाहिए, बंदे चाहिए कि जो एक एक पौधे को पानी लगाएंगे। ये तो इकट्ठे लगे हुए हैं, तो लिहाजा थोड़े टाइम में थोड़े रिसोर्सेज से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम फायदा की बात भी करते हैं कि जिस तरह से अगर हमें खूबसूरती और ग्रीनरी के फैक्टर को मद्देनजर रखें, लेकिन उसके साथ फलदार दरख्तों की भी बात करें, इन दरख्तों के हवाले के अलावा भी अगर हम अर्बन फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट पे बात करें तो मजीद हम क्या इनोवेशंस ला सकते हैं कि हम ओवरऑल लकड़ी हो चाहे खूबसूरती के अलावा भी दीगर बेनिफिट्स को हासिल कर सकें? देखिए, इसमें जो फॉरेस्ट है इसके अंदर एक तो जंतर और मोरिंगा है जो कि मल्टीपर्पज है, इंसानों के लिए भी जानवरों के लिए सबके, ये बहुत ज्यादा ये मेडिकल प्लांट्स है, दोनों लोग यूज कर सकते हैं। साथ इसके हमने शहतूत लगाना है जो फ्रूट ट्री है, हमने अंजीर लगाना है वो फ्रूट ट्री है, हमने जामुन लगाना है, आम लगाना है, ये फ्रूट ट्री है सारे। तो ये जो लोकल हमारी क्लाइमेट के साथ सूट करते हैं फ्रूटीज, हम वो साथ लगा रहे हैं। तो इसलिए ये फ्रूटिंग ट्री इसका अच्छा पार्ट होना चाहिए। सारे फ्रूट लगा देंगे तो वो भी एक इकोसिस्टम में वो इतनी खूबसूरती नहीं बनती। तो ये एक मिक्स किस्म का हमारी प्लांटेशन होगी कि जिसमें पहले ऐसे है कि फास्ट ग्रोइंग है, पहले तो आपने जगह कवर करनी है, ठीक है, फिर आपने वहां पे एनवायरमेंट बनाना है। ठीक है डॉक्टर साहब, इन पौधों का हुसूल मुमकिन बनाने के लिए हुकूमत क्या कोशिश कर सकती है, सिविल आम शहरी क्या एफर्ट कर सकते हैं? और इसके साथ साथ जितने लोग आपको देख रहे हैं, खास तौर पे मैं आपको मैसेज कराची के रहने वालों के लिए चाहूंगा, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है और जितना बड़ा शहर है उतना ही ड्राई है, वहां पे दरख्त नहीं है। कुछ भी आप हमें तजवीज़ करना चाहें इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए जो लोग आपको देख रहे हैं? जी, पहले तो ये बात है कि जो मोरिंगा है ना, कराची के अंदर सबसे जो सेहतमंद मोरिंगा है वो दरख्त कराची में है, जहां भी लगे हैं। मोरिंगा पाकिस्तान के अंदर सदरन पंजाब में स्वांजना के नाम से मौजूद है और उसके ऊपर फलियां लगी हुई हैं, एक एक दरख्त के ऊपर हजारों फलियां। तो ये बेस्ट बेहतरीन टाइम है उनकी फलियां उतार के फॉर फ्री उनके बीज इस्तेमाल किए जाए। जो सदाबहार जंतर है, ये मंडी से जहां जिमींदार अपनी फसलों के लिए बीज लेते हैं वहां अर्जों दाम आसानी के साथ दस्तयाब है। नीम हर नर्सरी के अंदर मौजूद है, धरेक हर नर्सरी के अंदर मौजूद है, अंजीर हर नर्सरी के अंदर मौजूद है, शहतूत हर नर्सरी के अंदर मौजूद है और बहुत सस्ते, और शीशम भी अब मौजूद है। ये कोई महंगे नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सर हमने चार जगह पे लगा दिए। जबरदस्त, थैंक यू मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में ज्वाइन किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसके हवाले से हम बार बार बात भी करते हैं और करनी जरूरी भी है, क्योंकि अभी हमें फ्यूचर में जाके लगाया भी था। एग्जैक्टली, हमने तो आगाज किया था। एक्सप्रेसो इस कैंपेन में भरपूर हिस्सा लेगा और लेता रहेगा। अच्छा जी, इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन हम दरख्तों के हवाले से बात करें, इसी हवाले से वापस एक सरप्राइज भी है, और वो सरप्राइज क्या है आपको पता लगेगा एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और इसमें हमने आपको बताया कि हम सरप्राइज रखेंगे। बात हम शजरकारी के हवाले से कर रहे हैं, हम इसका हिस्सा हैं और इसी को हमने आगे बढ़ाना है। ब्रेक से पहले हमने कुछ कम कीमत और बासारी रसाई वाले पौधों की बात की थी कि किस तरह उगाए जाएं। अब कुछ बात करते हैं उन इलाकों की जहां दरख्त लगाना तो आसान है मगर उनकी देखभाल बड़ी मुश्किल है और उन पौधों को पानी फराहम करना काफ़ी मुश्किल काम है। ये भी किसी जिहाद से कम नहीं है मगर इसको इस तरीके से देखें। आज वकार अहमद मलिक साहब हमारे शो का इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, वो जनाब पशु में मौजूद हैं और पशु के मौसम को और पशु विंड्स को एंजॉय कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ भी हैं, उनके साथ उनके मेहमान मौजूद हैं। सो हम इस वक्त वकार भाई के पास चलते हैं और उनसे ज़रा पूछते हैं। वकार भाई बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक तो आप पशु में चूँकि मौजूद हैं, मौसम बड़ा शानदार है हमें मालूम है, ये बताइए कि पशु में वक्त आपका कैसा गुजर रहा है और यहाँ पे जो शजरकारी की गई थी जो हमने देखा भी वहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह के अंदर, इसके बारे में हमें बताइए, इसका क्या बैकग्राउंड है और ये कैसे की गई है? बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया अर्मला। मैं इस वक्त पशु में हूँ और बिल्कुल मेरे पीछे जो है इस वक्त पशु कोन्स हैं। पशु कोन्स जो हैं दुनिया भर से सयाह जो हैं वो पशु कोन्स को देखने आते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। नीचे जो है ये पशु गांव है, बहुत ही खूबसूरत, दुनिया का खूबसूरत तरीन गाँव में से एक गाँव कहा जाता है पशु को। आपने जो सवाल किया है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो प्लांटेशन है वो एक ऐसा बड़ा कारनामा जो है यहाँ पर पशु की यूथ ने किया है। कोई 10 से 11 हज़ार प्लांट्स जो हैं वो लगाए हैं। अच्छा। और वो बड़ा ही कमाल है। अच्छा, ये वज़ीर-ए-आज़म का जो विजन है दरख्तों के हवाले से, पौधों के हवाले से, उसके हवाले से मैं एक गुजारिश करूं कि गिलगित बल्तिस्तान में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी आप पंजाब, सिंध, मुख्तलिफ जगहों पे तो पानी की एक फरावानी और वो सिलसिला है कि यहाँ पे आप प्लांटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने किसी जगह पे प्लांटेशन करनी है तो इसका मतलब है कि आपको एक बहुत दूर से वाटर चैनल लेके आना पड़ेगा और वाटर चैनल ग्लेशियर से लेके आना बहुत ही मुश्किल है। ठीक हो गया। अच्छा वकार भाई, पशु में इस हवाले से क्या किरदार रहा है ओवरऑल हम जानेंगे, यूथ का स्पेसिफिकली क्या सारा काम रजाकारों ने किया है या गवर्नमेंट ने भी इसमें कुछ सपोर्ट दी है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जितनी भी यूथ थी उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। वॉलंटियर्स के हवाले से, जो वॉलंटियर फोर्स के हवाले से तो हुंजा वैसी भी बहुत मकबूल है। मेरे साथ जो हैं इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक्टिविस्ट हैं, समाजी रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं। सखी आसिफ मेरे साथ खड़े हैं और सखी आसिफ जो थे और इनकी जो टीम थी और दूसरे जो दोस्त थे इनके रूह रवां जो उस पूरी प्लांटेशन की मुहिम के थे, तो इन्हीं से मेरे ख्याल में हम बात करते हैं। सखी भाई ये बताइए कि ये क्या था, मतलब कब से आपने स्टार्ट किया और टोटल, पहले तो बताया कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं? वकार भाई थैंक यू वेरी मच। बेसिकली पशु एक स्कैटर्ड एरिया है, बैरन लैंड बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो 2018 में हम लोगों ने एक जनरल बॉडी मीटिंग में यूथ ने ये डिसाइड किया, पशु यूथ एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा है जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमने ये सोचा कि जितना भी बैरन लैंड है पशु के अंदर वहाँ पे हम जाके प्लांटेशन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट फेज़ में हम लोगों ने 11,000 प्लस ट्रीज़ हम लोगों ने वहाँ पे जाके प्लांट्स किए जहाँ पे रोड एक्सेस नहीं है और दरिया से काफ़ी दूर है। ऊपर से एक स्प्रिंग वाटर है जो तपोपदन यानी पशु कौन से जो नीचे की तरफ जो पानी के वो है फ्लो है, उसको हमने सस्पेंशन ब्रिज के ज़रिए पाइप लगा के हमने इस एरिया को प्लांटेशन किए। अच्छा ये बताएं कि आपने 11,000 प्लांट्स लगाए, टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितनी थी एक्चुअली? ऑलमोस्ट 28 to 30 यूथ जो है इसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने और 1 महीना लगा हमें। सही बात है, अगर 28-30 को अगर करें 11,000 प्लांट्स पे तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सारे वॉलंटियर काम? बिल्कुल सारे वॉलंटियर हमारे यूथ है और हम गांव में जो भी काम हो वॉलंटियरली, ये हम कॉमन काम जो है ना गांव के वो हम एज ए वॉलंटियर करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि इमरान भाई आपको ये बताता जाऊँ कि पशु जो है वो टोटल में हमें 120 या 30 घरों का एक गाँव है। बहुत ही छोटा गाँव है, पंजाब के हिसाब से देखें तो बहुत छोटा गाँव है। सिर्फ इस छोटे गाँव के नज़्म व नस्क को चलाने के लिए कुछ 16 तंजीमें हैं और मेरे ख्याल में अम्ब्रेला जो है पशु डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके बाद आप भी हेड करते रहे किसी तंजीम को? जी मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ पशु यूथ एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के और अली हसन हमारी चेयरमैन हुआ करता था। तो हम लोगों ने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, लाइक PSA पशु स्टूडेंट एसोसिएशन है, उसमें मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ कराची में। पशु रिफॉर्म्स पैनल भी है? पशु रिफॉर्म पैनल है, पशु वाटर चैनल एसोसिएशन। जी जी बिल्कुल। मैं अमूमन कहा करता था कि पशु में किसी ने गाय को यहाँ से
से बांध के वहाँ दूसरी तरफ बांधना हो किसी, उसके लिए भी एक प्रिंट आउट निकलता है। मेरा मतलब है इतनी एक ऑटोमेटेड किस्म की ये कम्युनिटी है। अच्छा ये बताइए कि वो कितना तकलीफ दे था वो पूरा जो पानी का वाटर चैनल लेके आना? चैनल वाटर तो जो है ना वो हमने खुद वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, और साथ ही साथ जो सबसे टफ जॉब जो हमारे यूथ ने उसमें पार्टिसिपेट किया वो KKH रोड से हमने वो 11,000 प्लांट्स जो है वो हमने कंधों पे उठा के हमने पशु कॉन्स के नीचे जाके प्लांटेशन की। वो बहुत टफ, तकरीबन 3 आवर्स हमें लगे उस एरिया तक पहुँचने के लिए। मतलब अगर आप कराकोरम हाईवे से उस साइट को देखें तो यकीन करें कि आपको वो नन्हे से कोई चीज़ नज़र आती है, हल्का सा सब्जा, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा जो है वो प्लांटेशन है और कितनी ज़बरदस्त किस्म की प्लांटेशन है। सक्सेस रेशियो क्या रहा? मतलब आपने 11,000 लगाया, 11,000 ने सर्वाइव किया क्या? बिल्कुल शुरू में जो है ना गांव वालों ने कहा कि आप यहाँ पे प्लांटेशन नहीं कर सकते। ये एक एज ए पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया था। यहाँ पे चूँकि ये जो लाइम स्टोन का है वो मिकदार सोइल में ज़्यादा है, तो लोगों ने हमें बहुत स्टार्टिंग में काफ़ी डिसहार्ट किया कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन यकीन माने 90% जो है ना वो सक्सेस है वहाँ पे। जो प्लांट्स इस वक्त सूख गए हैं वो चूँकि वो चैनल वाटर बार बार डाइवर्ट हो रहे हैं और इतना दूर से वहाँ पे जाके मैनेज करना, बिल्कुल वो मैनेज करना मुश्किल हुआ है क्योंकि बाइक पे जाना होता है, फिर पैदल चलना होता है, पैदल काफ़ी चलना होता है। जी तो ये बताइए कि ये हम कह सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि तकरीबन 9,000 प्लांट्स ने सर्वाइव किया? बिल्कुल। और किस तरह की प्लांटेशन है उसमें, किस तरह के पौधे आपने लगाए? इसमें हम लोगों ने वाइल्ड ट्रीज को हमने फोकस किया था, फ्रूट ट्रीज बिल्कुल भी नहीं है, जितने वाइल्ड्स है। फिर साथ में हमने सीबेक्टोन्स वगैरह ये वहाँ पे जाके प्लांट्स किए थे ताकि वो जो है ना सिल्टिंग ज़्यादा ना हो, रूट्स निकले, और वहाँ रूट से ये अभी जो हम देख रहे हैं कि प्लांट्स निकल रहे हैं। इमरान भाई और अर्मिला, बात ये है कि जहाँ पे जो अभी इन्होंने सीबेक्टोन की बात की है वहाँ पे भी इन्होंने प्लांट किया। इब्न फाजिल जो हमारा साइंस एंड टेक का सेगमेंट है उसमें जल्दी आएगा सीबेक्टोन पे, जिसमें उन्होंने बताया था कि सीबेक्टोन का जो वो फल है वो दुनिया के तमाम फलों में अब तक नॉन सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें है। उसका जो बीज है वो दुनिया का सबसे कीमती तरीन, उससे ऑयल में बनता है और उससे कोई 6 के 7 कैंसर्स की जो इलाज है। और ये सीबेक्टोन की जो है आप यूँ समझिए कि मेरे इस वक्त हर साइड पे सीबेक्टोन ही है और ये बड़ी कमाल बल्कि उन्होंने बताया था कि चाइना में एक यूनिवर्सिटी है, चाइना में एक पूरा इंस्टीट्यूट है सीबेक्टोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने पूरे इंस्टीट्यूट बनाया। तो सखी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुबह हमें ज्वाइन किया और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इमरान, मैं मतलब जो मेरा सफ़र है वो बहुत ही अच्छा है और कोशिश करें कि आप भी यहाँ आ जाएं, तो हम क्यों ना लाइव यहाँ से किया करें। मेरा मतलब दिल जलाने तो है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है, सारा कुछ है। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बरगार भाई, बहुत शुक्रिया। और हमें अंदाज़ा है कि आपका सफ़र बहुत खूबसूरत है, हम आपसे अपडेटेड भी हैं और आपकी सारी पिक्चर्स और आपके सारे सेगमेंट्स ऑन एंड ऑफ देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। दिल जलाने की बात करते हैं, किस फसाने की बात करते हैं, हम इस्लामाबाद नहीं जा सकते, आप पशु आने की बात करते हैं। वाह वाह वाह। इसी नोट पर हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।